हाँ जी, सिद्धांत के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम आगे है ना क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। अब तक हमने प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग चल रहे थे ना, और उसमें लास्ट कल अम्लीय सामर्थ्य पढ़ लिया था ना। तो 12th क्लास में जहाँ जहाँ अम्लीय सामर्थ्य काम आएगी ना, वो सारी चीज़ें हमने एक साथ पढ़ ली थी है ना। अभी सिलेबस टू सिलेबस स्टार्ट करेंगे, फिर से बात करेंगे उनकी है ना, तो आपका रिविजन हो जाएगा ना। एक बार पढ़ के रखें इनको ना। आइए देखिए, अब हम बात करते हैं क्षारीय सामर्थ्य की है ना। किसकी? क्षारीय सामर्थ्य या क्षारीय प्रकृति बोल सकते हैं, या क्षारीयता, एक ही बात होती है ना। देखिए, क्षारीय सामर्थ्य, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। क्षारीय सामर्थ्य, देखिए क्षारीय सामर्थ्य कहते किसको है ना। क्षारीय सामर्थ्य या तो है ना, अरे प्रोटॉन ग्रहण कर लिया ना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग तो कोई प्रोटॉन ग्रहण कर ले, प्रोटॉन का मतलब H+ ग्रहण कर लिया ना, या फिर लुईस के अकॉर्डिंग कोई लोन पेयर दान कर दिया ना, तो दोनों ही प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? आपके क्षारीय सामर्थ्य। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, देखिए प्रोटॉन का मतलब H+, ग्रहण करने अथवा लॉन पेयर Lp है ना। ये चलो पूरा लिख देता हूं मैं ना, लॉन पेयर है ना। लॉन पेयर को हिंदी में बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ना, अथवा लॉन पेयर देने की लॉन पेयर देने की प्रवृत्ति है ना, देने की प्रवृत्ति क्षारीय सामर्थ्य कहलाती है। क्षारीय सामर्थ्य कहलाती है। अब देखिए, अभी अपन प्रेरणिक प्रभाव पढ़ रहे हैं ना, तो प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर देखिए आप ना, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं ना कि क्षारीय सामर्थ्य है यानी बेसिक स्ट्रेंथ है, वो प्लस आई की तो कैसी होती है? समानुपाती, और माइनस आई की कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती। क्षारीय सामर्थ्य प्लस आई की समानुपाती, माइनस आई की कैसी है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा ना, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप बढ़ाते हैं ना, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप क्या करेंगे? मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे ना। देखिए, मैं एक फॉर्मूला और लिखता हूं ना कि क्षारीय सामर्थ्य, हाँ जी, क्षारीय सामर्थ्य, जैसे अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा था ना कि H+ आयन की कंसंट्रेशन के समानुपाती है, ऐसे क्षारीय सामर्थ्य क्या होगी? OH आयन की कंसंट्रेशन के समानुपाती। जैसे वो 5 क्वेश्चंस बनाए थे, ऐसे ही 5 क्वेश्चंस यह बन जाएंगे ना। ऐसे क्या होगा? OH आयन की कंसंट्रेशन के समानुपाती है, तो है ना, जैसे H+ आयन की कंसंट्रेशन से अपन pH निकालते हैं ना, ऐसे OH आयन की कंसंट्रेशन से क्या निकालेंगे अपन? POH। तो जो रिलेशन है ना, अरे H+ और pH में था, वही रिलेशन OH- और POH के अंदर है ना, तो वो रिलेशन हमको याद है ना, तो बस मैं उसी के आधार पे ये लिख देता हूं ना, POH यानी OH आयन की कंसंट्रेशन के समानुपाती है, तो POH के कैसी होगी? व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे ही वहां ना, अरे अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka था ना, A4 एसिड है ना, तो यहां क्षार का वियोजन स्थिरांक क्या हो जाएगा? Kb, B4 बेस। तो Kb के समानुपाती
ऐसे ही वहां के ए और पीके में रिलेशन होता था, वही रिलेशन यहाँ ना केबी और पीकेबी के अंदर है, वही के ए के समानुपाती था, पीके के व्युत्क्रमानुपाती थी, यहाँ क्षारीय सामर्थ्य केबी के समानुपाती और पीकेबी के कैसा हो जाएगा भाई, अरे व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा बच्चों ना। ये लीजिए है ना, ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको ना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। अभी सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब क्षारीय सामर्थ्य के अंदर यही फॉर्मूले लिखूंगा मैं सेम, है ना, तो आपका रिवीजन हो जाएगा ना, वहां सब कुछ सेम पढ़ाया जाएगा ना। अभी मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, अरे अभी तो मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, क्षारीय सामर्थ्य के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ना, ऐसे अम्लीय सामर्थ्य के जितने भी हैं फिर टॉपिक वाइज ले लेंगे अपन ना, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल के अंदर एल्कोहल, है ना, इस तरीके से बातें करेंगे अपन ना। अभी एक साथ पढ़ा रहा हूँ मैं ना। अब देखिए ये हो गया, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ ना, एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके थ्रू है ना आगे बात करते हैं ना। देखिए वही निम्न को क्षारीय सामर्थ्य की, क्षारीय सामर्थ्य की, ये लीजिए अब की बार मैं लिख देता हूं घटते क्रम में ना, और घटते को हम बोलते हैं बच्चों अवरोही, है ना, घटते क्रम को क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम, या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए ना, व्यवस्थित कीजिए, ये लीजिए। हाँ जी, तो 12वीं क्लास के हिसाब से ले रहा हूं मैं ना। जैसे अपन ने एक ये ले लिया CH3NH2, एक देखिए अपन को ये दे दिया जाए अमोनिया, और एक अपन को दे दिया जाए ये ClNH2 ना, इसको क्लोरोएमीन बोलते हैं वैसे ना, अरे क्लोरीन को क्लोरो और NH2 को एमीन, तो नाम क्या हो गया, क्लोरोएमीन। क्या नाम हो गया बच्चों, क्लोरोएमीन। ये NH2 ना, ये लीजिए। अब इसको वही फर्स्ट बोल देते हैं अपन ना, इसको सेकंड, इसको मैं थर्ड नंबरिंग दे देता हूं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना। देखिए मैंने ना एक बात पहले बोली थी ना, दोबारा से मैं लिख देता हूं, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, हेलोजन, है ना, हेलोजन का मतलब F हो सकता है आपका, Cl हो सकता है आपका, Br हो सकता है आपका, I हो सकता है ना, X का मतलब ये हो सकते हैं ना। देखिए इधर तो ये तत्व हो गया ना, और इधर मैं लिख देता हूं इसके ऊपर लोन पेयर क्या होगा ना, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है ना। देखिए नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा आपके, है ना, हमेशा याद रखना। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, और हेलोजन आ जाएगा तो कितने लोन पेयर हैं, 3। आपको ये छोटी छोटी बातें ना मैं नोट कर रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें आपको ना, अरे नोट करते हुए चलना बच्चों ना। वैसे मैं वर्बली बोलता रहता हूं ना, पर मैंने एक बार लिख भी दिया ना कि नाइट्रोजन कहीं आए 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन कहीं आए 2 लोन पेयर, है ना, और हेलोजन का मतलब FCl-Br में से कोई सा भी आए तो कितने लोन पेयर हैं, 3। अब देखिए यहाँ, अरे यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है ना, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है ना। देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, वो तो ऐसे लिखेगा ना, पर आपको थोड़ा सा ना सोचना है। जैसे अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, अरे देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, इनकी तरह ना, ऐसा लिख दूंगा मैं इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, अरे देखिए बच्चों इसको ऐसा लिख दिया जाए क्या, हाँ जी, देखिए इसको ऐसा लिख दिया जाए H और ये NH2 ना, इनके जैसा दिखे दोनों के जैसा ना, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं HNH2। अरे नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया ना। कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। देखिए अब ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना। अब देखिए अब यहां लोन पेयर, इसको मैंने ऐसा लिख लिया ना समझने के लिए ना, इनके जैसा दिखाने के लिए। क्यों, NH2 एक जैसा ही है। अब देखिए यहां तो कौन है, अरे यहां तो ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप है, और हमको पता है अरे ये वाला ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा ना। अरे मैथिल ग्रुप, एल्किल ग्रुप प्लस आई लगाता है ना। यहां देखिए यहां पे कौन है, अरे यहां पे हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन का आई इफेक्ट क्या होता है, 0, हमको पता है ना। इधर देखिए क्लोरीन, अरे ये क्लोरीन का -I लगता है ना, कौन सा, -I का मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना।
जबकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। देगा तो देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर सबके पास है, पर इधर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है ना, यानी और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पहले ही नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। उधर देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, पर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, अरे खींचेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। इधर देखो ना तो दे रहा ना ले रहा, तो जितना है उतना की उतना रहेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, अरे इधर मैं लिख सकता हूं बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ईडी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा, इधर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हुआ, अरे इधर घट गया, और इधर तो देखो कुछ नहीं हुआ ना, जैसा था वैसा की वैसा है ना। ईडी का मतलब मैं लिख देता हूं, देखो क्या है ईडी, है ना। अरे ईडी बराबर क्या है, ये लीजिए ईडी का मतलब है इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये लीजिए। ईडी का मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहां इलेक्ट्रॉन दे रहा है ग्रुप, मैथिल ग्रुप, इसलिए नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, इधर जितनी है उतनी की उतनी रहेगी ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, इसके पास सबसे ज्यादा, फिर इसके पास, उसके पास सबसे कम। और हमको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, अरे वो है ना, उतना ही आसानी से लोन पेयर क्या करेगा, दान। और वैसे भी देख लो यहां से लगाओ तो प्लस आई, ये प्लस आई वाला है तो इसके समानुपाती है। प्लस आई वाला क्या करेगा, क्षारीय सामर्थ्य को बढ़ाता है ना, और माइनस आई वाला देखो क्या करता है, अरे माइनस आई वाला घटाता है, तो इधर माइनस आई वाला है और इधर कोई इफेक्ट है ही नहीं। तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, अरे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, ये 12वीं क्लास में पूछ लिया जाएगा आपसे, है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हुआ, सबसे ज्यादा फर्स्ट का, ये लीजिए, क्यों प्लस आई लग रहा है ना। सबसे कम किसका होगा, थर्ड का, क्यों माइनस आई लग रहा है। और इस पे सेकंड वाले पे तो कुछ लग ही नहीं रहा ना, तो सेकंड का, और सबसे कम किसका हो जाएगा बच्चों, अरे थर्ड का हो जाएगा ना। किसका हो जाएगा, थर्ड का। तो ये मैंने आपको क्षारीय सामर्थ्य के बारे में समझा दिया ना। अभी मैं एक फॉर्मूला और लिखता हूं ना, और उस पर आधारित 2 क्वेश्चन और लेता हूं मैं ना, ठीक है। देखिए कैसे, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए आपने नोट डाउन कर लिया तो देखिए क्या होगा, हाँ जी देखिए मैं अगला एक फॉर्मूला लिखता हूं ना। अब आपसे इनसे रिलेटेड है ना, अरे जैसे हमको तो क्षारीय सामर्थ्य निकालनी है ना, अब हमसे OH आयन की कंसंट्रेशन का ऑर्डर पूछे, या POH का पूछे, या KV का पूछे, या PKV का पूछे, किसी का पूछे, है ना। बस जैसे आपने क्षारीय सामर्थ्य ज्ञात कर ली और PKV का ऑर्डर पूछ लिया, तो उल्टा कर दो, बस जो क्षारीय सामर्थ्य का ऑर्डर आ रहा है उसका जस्ट उल्टा कर दो, वो किसका आ जाएगा, अरे वो किसका आ जाएगा, PKV का ऑर्डर आ जाएगा ना। अगर आपने है ना, मान लो KV का पूछ रहा है तो क्षारीय सामर्थ्य याद करो, जो क्षारीय सामर्थ्य का ऑर्डर है वही KV का ऑर्डर आ जाएगा। क्यों, क्षारीय सामर्थ्य KV के कैसी है, समानुपाती है ना। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन है, एक दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें से 5 क्वेश्चन बना सकता है आपसे, है ना। पहले पूछा भी एक बार, है ना, 12वीं क्लास में, है ना, PKV से सवाल। तो बस आप क्षारीय सामर्थ्य ज्ञात कर लो ना, और PKV क्या हो जाएगा, अरे क्षारीय सामर्थ्य का जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्ट हो जाएगा ना। देखिए हाँ जी, एक फॉर्मूला और लिखता हूं मैं ना क्षारीय सामर्थ्य के लिए ना। हाँ जी देखिए फॉर्मूला क्या है ना, एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये है ना कि क्षारीय सामर्थ्य जो है ना, क्षारीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य, हाँ जी देखिए क्षारीय सामर्थ्य, क्षारीय, चलिए क्षारीय सामर्थ्य, ये व्युत्क्रमानुपाती है ना। क्षारीय सामर्थ्य व्युत्क्रमानुपाती है किसके, दाता परमाणु की विद्युत
विद्युत ऋणता की, है ना, En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो क्षारीय सामर्थ्य दाता परमाणु की विद्युत ऋणता की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती, है ना। दाता परमाणु की विद्युत ऋणता की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती। अरे दाता परमाणु का मतलब जो लोन पेयर दान करेगा ना, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेलोजन वगैरह जो भी लोन पेयर दान कर रहा है ना, वो दाता परमाणु कहलाएगा ना। देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं ना, तब आपको और समझ में आएगा ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, है ना, जैसे हमको ये दे दिया जाए CH3NH2 और एक दे दिया जाए CH3OH। अब देखिए CH3NH2 है ना, इसमें दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। इसमें कौन है, ऑक्सीजन। वैसे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है ना, पर ये अरे दान करेगा एक लोन पेयर को दान करेगा ना, ठीक है ना। चाहो तो दो लिख सकते हैं आप ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ तो दाता परमाणु कौन है, मैं मेंशन कर देता हूं ना। अरे यहाँ देने वाला परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। इधर कौन है, आपके ऑक्सीजन है। और देखिए हमको पता है ना, चलो मैं आज है ना कुछ En है ना, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देता हूं, है ना, वो आपके काम आएगी, है ना। देखिए इधर मैं लिख देता हूं तत्व और इधर मैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देता हूं ना। आपको ज्यादा नहीं तो ये तो याद रखनी है ना। देखिए एक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, कितने एलिमेंट्स हो गए, 6। इनकी तो आपको याद रखनी ही है ना। अरे 6 एलिमेंट्स से इनकी तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखनी है ना। और बाकी मैं एक ट्रिक और बता देता हूं ना। देखिए हाइड्रोजन की फिक्स है कितनी है, अरे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बच्चों, हाँ जी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपके 2.1। ये लीजिए, कार्बन की है आपके 2.5, नाइट्रोजन की है आपके 3.0। 3.0 का मतलब 3 हो गया ना। ऑक्सीजन की है आपके 3.5, फ्लोरीन की है 4.0 और क्लोरीन की है आपके 3.0। ये आपको याद रखना है ना। ये लीजिए, ये तो आपको याद रखने ही है ना। ये तो आपको याद रखने ही हैं एनी टाइम, है ना। ये 6 एलिमेंट्स तो आपको याद रखने हैं ना, ठीक है ना। ये लो, अब ये बार बार काम आएगा आपके, ना। देखिए अरे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम, ठीक है ना। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणता रखने वाला तत्व कौन है, फ्लोरीन, है ना। ये अपन 11वीं क्लास में पढ़ते हैं ऐसा ना, कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणता रखने वाला तत्व कौन है, फ्लोरीन। अब देखिए इसके अलावा मैं एक ऐसा लिख दूंगा ना, थोड़ा सा हमको आवर्त सारणी का ज्ञान हुआ ना। आवर्त सारणी पढ़ा दूंगा मैं, डॉट वरी, है ना, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाएंगे उसको ना, केवल आवर्त सारणी की बात करेंगे ना, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक में जो जो बेसिक चीजें काम आएंगी वो मैं ना पहले से पढ़ा दूंगा आपको ना, ठीक है ना। ऐसे फिजिकल में जो जो बेसिक चीजें आएंगी ना, तो देखिए आवर्त सारणी में अपन ना, अरे लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना, लेफ्ट टू राइट, या हिंदी में कहो तो बाएं से दाएं। तो देखो बाएं से दाएं का मतलब होता है आवर्त, बाएं से दाएं का मतलब क्या होता है बच्चों, आवर्त। और ऊपर से नीचे जाए ना, अप टू डाउन, उसको बोलते हैं वर्ग ना, ऊपर से नीचे यानी वर्ग। देखिए तो बाएं से दाएं जाते हैं ना, तो विद्युत ऋणता होती है ना, विद्युत ऋणता, अरे वो क्या होती है, बढ़ती है ना। बस आपको ये कंसेप्ट और याद रखना है ना। ये लीजिए, और वर्ग में जाएंगे तो विद्युत ऋणता क्या होती है आपकी, घटती है ना। तो आपको बस आवर्त सारणी का ज्ञान हुआ ना। अरे ये 6 तो आपको याद रखनी है, इनके अलावा कोई आ जाए तो बस लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो बढ़ेगी, अप टू डाउन चलेंगे तो घटेगी। आपको मैंने ना विद्युत ऋणता का कंसेप्ट कंप्लीट है ना बता दिया आपको ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ना। देखिए यहां चेक कीजिए, अब यहां देने वाला नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कितनी है, 3। यहां कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कितनी है, 3.5। अरे विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की, और विद्युत ऋणता ज्यादा तो क्षारीय सामर्थ्य क्या होगी, कम। इसका मतलब इसकी क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी बच्चों, अरे इसकी क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये लीजिए, यानी ये बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय सामर्थ्य, ऐसा पूछ ले हमसे ना कि किसकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा होगी, तो किसकी ज्यादा होगी, क्यों, एमीन भी सिलेबस में है हमारे और एल्कोहल भी सिलेबस में है ना, तो पूछ ले एमीन और एल्कोहल में से किसकी है ना, अरे क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा है तो एमीन की। क्यों, यहाँ नाइट्रोजन दाता परमाणु, वहां कौन है, ऑक्सीजन,
और दाता परमाणु की विद्युत ऋणता कम होगी, अरे तो वो क्या करेगा, लोन पेयर को आसानी से है ना अरे दान कर देगा। विद्युत ऋणता ज्यादा तो लोन पेयर को आसानी से दान नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन आसानी से दान नहीं करेगा, दान कौन करेगा आसानी से, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक मैंने ऐसा लिख दिया ना, ये कम का है आपके है ना, देखिए CH3 CH2 NH2, एक मैंने ऐसा लिख दिया आपको CH3 CH डबल बॉन्ड NH, और एक देखिए आप CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए यहां देने वाला कौन, नाइट्रोजन, देने वाला कौन, नाइट्रोजन, देने वाला कौन, नाइट्रोजन, सब में नाइट्रोजन है, अरे सभी में क्या है, नाइट्रोजन। लेकिन देखो एक का ना, अरे इनमें फर्क क्या है कि इस नाइट्रोजन पे देने वाला नाइट्रोजन है, अरे इस नाइट्रोजन की बात करें तो इस पे संकरण कौन सा हो जाएगा आपके, sp3। कैसे होगा देखो, अरे एक बॉन्ड नाइट्रोजन इधर बना रहे और दो हाइड्रोजन है, तो दो सिंगल बॉन्ड इधर बनाएगा, तो 2 और 1 3, और हमको पता है ना, अरे एक क्या है इसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना, जब लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता है ना, अभी आगे लिखवाने वाला हूं मैं, जस्ट अनुनाद स्टार्ट करूंगा तब ना, तो लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता तो उसको काउंट करते हैं ना, तो इसको काउंट करेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो 3 और 1 4, 4 का मतलब क्या होगा, अरे n का मान 4 तो संकरण sp3। ऐसे ही यहां देखिए, यहां क्या होगा, डबल के अंदर 1 सिग्मा, 1 हाइड्रोजन 1 सिग्मा से जुड़ेगा 2 और 1 लोन पेयर, तो कितने हुए 3, n का मान 3, तो संकरण कौन सा होगा आपके sp2। यहां देखिए आप ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा और 1 क्या है, लोन पेयर, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, n का मान 2, तो संकरण कौन सा होगा, sp। याद करें मैंने एक ट्रिक लिखाई थी है ना कि En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थी किसके, अरे परसेंटेज करेक्टर के, किसके, परसेंटेज करेक्टर के, है याद आपको, परसेंटेज करेक्टर के कैसी होगी, अरे समानुपाती, परसेंटेज करेक्टर ज्यादा तो विद्युत ऋणता भी ज्यादा, तो हमको पता है परसेंटेज करेक्टर, अरे sp संकरण में परसेंटेज करेक्टर 50% होते हैं ना, और sp3 वाले में 25 होते हैं ना, sp2 वाले में 33.33, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज करेक्टर कहां, sp वाले में, तो sp वाले की विद्युत ऋणता क्या होगी, ज्यादा। तो मैं यहां से ऐसा लिख दूं ट्रिक, ये देखिए इसको पहले मैं नंबरिंग देता हूं, फर्स्ट ये आपका कौन सा है, सेकंड, और ये आपका थर्ड, और देखिए मैं इधर लिखता हूं ना कि En का ऑर्डर है ना, अरे En का क्रम, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है ना, अरे जिस नाइट्रोजन पर संकरण sp है ना उसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा, फिर जिस नाइट्रोजन पर संकरण कौन सा है, sp2, उसकी विद्युत ऋणता हो जाएगी, और sp3 वाला नाइट्रोजन है, अरे इसकी विद्युत ऋणता तो क्या होगी, सबसे कम। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या आ गया, ऑर्डर। इसका मतलब जिस नाइट्रोजन पर संकरण sp है उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, और विद्युत ऋणता ज्यादा दाता परमाणु की, तो क्षारीय सामर्थ्य क्या होगी, कम। इसका मतलब जो नाइट्रोजन sp संकरित है उसकी विद्युत ऋणता कम, और sp3 वाले की क्या होगी, ज्यादा। तो क्या लिख सकते हैं अपन आगे, अरे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, अरे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा कि जिस नाइट्रोजन पर sp संकरण है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर sp2 वाला और sp3 वाला तो क्या होगा, सबसे कम। क्यों, sp3 संकरित जो नाइट्रोजन है उसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, कारण उसमें परसेंटेज करेक्टर अरे ज्यादा होते हैं ना। इस तरीके से मैंने आपको बेसिक स्ट्रेंथ का सारा कंसेप्ट बता दिया ना, आपके जो 12वीं क्लास में काम आएगा ना। अभी हम सिलेबस टू सिलेबस चल रहे हैं 12वीं क्लास के अकॉर्डिंग है ना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ना, अरे 10-20% ज्यादा ले रहे हैं ना, ताकि जो बच्चे हैं ना अरे 100 नंबर लाने की है ना कोशिश में है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं आया ना। जितना पढ़ा दिया उतना कर लोगे, अरे बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है ना, बिल्कुल। अभी तो क्वेश्चंस वगैरह सारे करवा दिए जाएंगे आपको ना, सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब है ना, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी है ना, कैसा ही पेपर सेटर आ जाए ना। हाँ, और आपको अगर समझ में आता है ना, प्रेरणिक प्रभाव अच्छे से है ना, मैंने पढ़ा दिया, अगर आपको समझ में आता है ना तो आगे वीडियो को शेयर करें ना। अरे आप शेयर कम कर रहे हैं वीडियो का ना, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें ना अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, जो जानकार है, रिश्तेदार है, कोई भी है ना, पढ़ने वाला बच्चा है ना, अरे जो 12th क्लास में पढ़ रहा है, नीट जेईई वगैरह जिसकी भी तैयारी कर रहा है वो ना, हाँ केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी तैयारी कर रहा है वो ना, उसके पास जरूर भेजे वीडियो को ना, उनको निश्चित रूप से फायदा होगा ना। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह करें ना, आप जितना ज्यादा ना अरे सपोर्ट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ना, मैं उतना ही अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा ना, और बेटर से बेटर है ना, वेस्ट की तरफ है ना, अरे वेस्ट की तरफ चलेंगे ना। लेकिन अरे एक टीचर का ना मेरे लिए ही नहीं है ना, हाँ कोई भी टीचर आपको अच्छा लगता है, अच्छा पढ़ा रहा है ना, अच्छी मेहनत कर रहा है, उसको जरूर सपोर्ट करें ना। ऐसा नहीं कि अपने यूट्यूब चैनल को है ना, हाँ आपको है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हो ना, या और कोई भी है ना कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करी हो, उसमें करें, आपको अच्छा लगे ना तो उसको है ना लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि अरे उस टीचर का मनोबल बढ़ेगा ना। अरे आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से है ना ऐसा तो है नहीं उसको पैसे मिल रहे, ये आपके पैसे खर्च हो रहे, बस आपको एक अरे क्लिक ही तो करना है बस।
ताकि है ना वो टीचर आपको अच्छे से अच्छा ना बेस्ट से बेस्ट दे ना, ठीक है ना, इससे उसका मनोबल बढ़े। तो आगे वीडियो को है ना लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना। हाँ, लाइक्स वगैरह तो फिर भी चलो ठीक कर रहे हैं ना, सब्सक्राइब वगैरह भी अपने है ना लगातार बढ़े जा रहे हैं ना, लेकिन शेयर वगैरह कम कर रहे हैं अपन, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे ना, ठीक है। देखिए अपना प्रेरणिक प्रभाव खत्म होता है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने विद्युत ऋणता वगैरह सारी चीज़ें बता दी है ना एक साथ। तो आप 12th क्लास के अकॉर्डिंग ऐसे है ना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ना, और दिसंबर तक टारगेट है अपना ना कि आपका सिलेबस सारा हाल में है ना कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस वगैरह सारे करवाएंगे, पाठनीति उदाहरण वगैरह पीछे अभ्यास वगैरह किया ना, और बोर्ड क्लास में है ना अरे 10-15 सालों में जो भी सवाल आए हुए हैं ना किस किस लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं सवाल ना, सारे सवाल सॉल्व करवाए जाएंगे आपको ना, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आया ना। आपको कुछ ऐसा लगे ना, जो बच्चे है ना अरे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं मेरे से ना, उनको थोड़ा सा ऐसा लगे कोई है ना अरे कोई पॉइंट थोड़ा सा ना क्यों ऑनलाइन में थोड़ा सा ना अरे हल्का फुल्का ज्यादा ना ले लेते हैं ना ऑफलाइन के बजाय ना, क्यों ऑनलाइन में अपने पास कोई ऐसा प्रेशर नहीं है ना, इसलिए तो उसको है ना लगे आपको कि एक्स्ट्रा है तो उसको नोट डाउन कर लें अपन, ठीक है। देखिए तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं अनुनाद की तरफ, और अनुनाद प्रेरणिक प्रभाव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अरे 4 प्रभाव थे उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुनाद ही है ना। अनुनाद को समझते हो आगे ना, ठीक है। एक बार नोट डाउन कीजिए आप, हाँ जी एक बार आप नोट डाउन कीजिए ना, फिर अनुनाद की तरफ प्रोसीड करते हैं ना। हाँ जी आपने नोट डाउन कर लिया होगा, देखिए हाँ जी हाँ जी बच्चों देखिए आगे अब चलेगा अपना अनुनाद है ना, ये लीजिए सेकंड था अपना अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव या इसको कई बार मीजोमेरिक भी बोल देते हैं ना, अरे मीजोमेरिक प्रभाव भी बोल देते हैं इसको ना। तो आप अनुनाद की जगह ऐसा है ना कहीं सुन लो ना मीजोमेरिक प्रभाव, बात एक ही है ना। अनुनाद बोले आप या मीजोमेरिक बोले हैं ना, अनुनाद को बोलते हैं रिजोनेंस, अनुनाद को क्या बोलते हैं रिजोनेंस, रिजोनेंस है ना। या मीजोमेरिक को तो मीजोमेरिक ही बोलेंगे ये लोग, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाँ जी है ना। अनुनाद को मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं ना, या अनुनाद आर से स्टार्ट है रिजोनेंस है ना, इसलिए आर प्रभाव भी बोल देते हैं इसको ना। और मीजोमेरिक के अकॉर्डिंग कहो तो एम प्रभाव है ना। अरे मीजोमेरिक इफेक्ट थोड़ा सा शॉर्ट है ना, पर मीजोमेरिक प्रभाव अनुनाद ही होता है ना, रिजोनेंस थोड़ा सा बड़ा एक है ना फिनोमिना है ना, ठीक है। बाकी मीजोमेरिक को अनुनाद बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं ऐसी है ना, देखिए आपने ऐसी स्ट्रक्चर ये लीजिए, ऐसी स्ट्रक्चर पड़ी होगी ना। देखिए मैं एक ऐसी स्ट्रक्चर और बनाता हूं ना, हाँ जी देखिए ये तो सबको पता होगा C6H6, इसको क्या बोलते हैं अपन बेंजीन है ना। तो देखिए मैंने बेंजीन की 2 स्ट्रक्चर बना दी, एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर मैंने ये बना दिया ना। अरे ये वाली स्ट्रक्चर भी सही है और ये वाली स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना ना, दोनों ही संरचना सही है ना। पर कोई हमसे कहे कि भाई बेंजीन के सारे गुण हैं ना, उनकी व्याख्या अरे इससे कर सकते हैं क्या, तो हम क्या कहेंगे नहीं। क्या इससे कर सकते हैं क्या, तब भी हम कहेंगे नहीं है ना। इसका मतलब क्या कहेंगे कि जब किसी अणु या आयन की है ना एक से ज्यादा संरचनाएं बनाई जाए ना, किसी भी अणु या आयन की एक से ज्यादा संरचनाएं बनाई जाए ना, लेकिन उन संरचनाओं के दौरान यानी किसी भी एक संरचना के द्वारा सिंगल स्ट्रक्चर के दौरान उस अणु या आयन के सारे गुणों की व्याख्या नहीं कर सके ना, तो ऐसी जो संरचनाएं एक से ज्यादा बनाएंगे अपन उन संरचनाओं को बोलते हैं अनुनादी संरचना, या उन्हीं को सहभागी संरचना बोल देते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ना। या उन्हीं का एक नाम और है कैनोनिकल संरचना ना। कौन सी, कैनोनिकल संरचना। और ये अनुनादी संरचनाओं को बनाने की जो प्रोसेस है ना, ये क्या कहलाती है, अनुनाद। ये क्या कहलाती है बच्चों, अनुनाद। दोबारा सुनो डेफिनेशन,
जब किसी अणु या आयन को एक से ज्यादा ना संरचनाओं के द्वारा ना अरे प्रदर्शित किया जाए, लेकिन उनमें से ना एक भी संरचना उस अणु या आयन के सारे गुणों की व्याख्या नहीं करे, तो ऐसी संरचनाओं को अनुनादी संरचना या सहभागी संरचना या कैनोनिकल संरचना बोलते हैं ना। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं अपन? अनुनाद। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुनाद। अब देखिए मैं इन दोनों संरचनाओं का एक मिला जुला रूप बना देता हूं ना। ध्यान रखें, दो अनुनादी संरचनाओं को ऐसा ना अरे दोहरा तीर का निशान लगाकर प्रदर्शित करते हैं ना। दो क्या मतलब एक से ज्यादा जितनी भी अनुनादी संरचना बनाएंगे तो उनके बीच में कौन सा साइन लगाएंगे अपन? अरे दोहरा तीर का, डबल तीर का, दोनों तरफ ऐसे। अब देखिए एक से ज्यादा संरचनाएं बनेंगी, उन सभी संरचनाओं का जो मिला जुला रूप होता है, सम्मिलित रूप होता है ना, उसको हम बोलते हैं अनुनाद संकर संरचना। कौन सी संरचना? अनुनाद संकर संरचना। और उस अनुनाद संकर संरचना को अपन ऐसे ना अरे ऐसे तीन डंडे लगा के ना, ऐसे तीन डंडे लगा के क्या करते हैं? प्रदर्शित। किसको? अनुनाद संकर संरचना को। तो देखो अनुनाद संकर संरचना क्या होती है? अनुनादी संरचनाओं का मिला जुला रूप। कैसे? देखिए आप देखिए, अरे ये है ना 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग, ये तो सेम है ना दोनों में। तो देखिए क्या होगा? 6 कार्बन की रिंग तो दोनों में सेम है, ये लीजिए, ठीक है ना। 6 कार्बन की रिंग दोनों में सेम हो गई। आगे देखिए मैं एक बार इसको नंबरिंग करता हूं ना, तब आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा ना। इसको मैंने नंबर 1 दे दिया इस कार्बन को, इसको 2, इसको 3, इसको मैंने 4 नंबर, इसको 5, इसको 6। ऐसे ही वही सेम नंबर में इधर दे देता हूं 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, उधर कैसा है? सिंगल। अरे एक में डबल एक में सिंगल, इसका मतलब सिंगल सिंगल तो दोनों में, एक में डबल है, तो फिर कैसे बनाएंगे? अरे एक तो कंप्लीट बना देंगे क्यों दोनों में कॉमन है वो तो, और एक को डॉट डॉट करके बना देंगे क्यों दूसरे में है नहीं ना। तो कैसे बनाएंगे अपन? अरे इसमें ऐसे बना देंगे, ये लीजिए ऐसे 1 और 2 के बीच। अब देखिए 2 3 के बीच यहाँ सिंगल, यहाँ कैसा? डबल। तो यहाँ से यहाँ तक भी मैं कैसे बनाऊंगा? अरे डॉट डॉट करके ना। ऐसे देखिए 3 4 के बीच डबल, यहाँ कैसा? सिंगल। तो मैं यहाँ भी कैसे बनाऊंगा? डॉट डॉट। यानी इस पूरे में क्या होगा? अरे डॉट 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 से क्या है कि एक तो सिंगल बॉन्ड चल रहा है और कुछ में सिंगल कुछ में डबल है ना, उसको बोलते हैं आंशिक डबल। अरे कुछ में सिंगल चले कुछ में डबल, तो अनुनाद संकर संरचना बनाते हैं ना, तो एक तो कंप्लीट बनाएंगे, एक को डॉट डॉट करके बनाएंगे ना, तो उसको बोलते हैं अपन आंशिक रूप से डबल, है ना, आंशिक द्विबंध के लक्षण। तो ऐसे बनेगा या ना, ऐसे बनेगा बच्चों ना। तो ये बना कैसे? अरे ऐसे बना था, देखो ये तो रिंग, और ये ऐसे बनेगा यहाँ से यहाँ तक डबल, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल और फिर डबल, ऐसे बनेगा या ना, आंशिक डबल, है ना। अब देखो तो अपन बनाते कैसे हैं इसको? अरे इसको ऐसे बनाते हैं ना, ये लो ऐसे, ठीक है ना। तो इसको मैं सही कर देता हूं थोड़ा सा ना, ये लीजिए, हाँ जी। तो इसको कैसे बनाएंगे अपन? देखिए इसको अपन ऐसे बनाएंगे ना, इसका मतलब क्या हो रहा है? अरे जो डबल बॉन्ड हमको यहाँ 1 और 2 के बीच दिख रहा है ना, यहाँ देखो 2 और 3 के बीच दिख रहा है, तो ये फिक्स नहीं है कि 2 और 3 के बीच है, 1 और 2 के बीच है। ये सारे के सारे अरे 3 पाई बॉन्ड है बेंजीन रिंग में, ये तीनों के तीनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये रिंग के अंदर घूम रहे हैं ना, उसको दिखा रखा है मैंने ये ना डॉट डॉट करके। अब कई बार होता क्या है ना, कई बार क्या, वैसे ज्यादातर अपन लिखेंगे ऐसा ही है ना, अरे सही तो क्या है? डॉट डॉट करके ना, क्यों? आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण आ रहा है ना, क्यों? जैसे इसमें डबल इसमें सिंगल, तो यहाँ कैसा है? आंशिक 1 और 2 के बीच, ऐसे 2 और 3 के बीच भी आंशिक, सबके बीच क्या आ रहे हैं? आंशिक डबल बॉन्ड के कैरेक्टर। लेकिन हम ना अरे जल्दबाजी में क्या लिख देते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं ना, ये तो रिंग बनाई और इस गोले को ऐसा बना देते हैं ना सर्किल। वैसे तो ये गलत है, अरे वैसे तो गलत है, वैसे गोला कैसा बनाया जाना चाहिए? डॉट डॉट करके, है ना। कैसे बनाया जाना चाहिए? डॉट डॉट करके, है ना। पर अरे जब बुक्स वाला भी ऐसे छापता है, ऐसे, है ना, टीचर भी ऐसे लिखता है, तो फिर बच्चा भी ऐसे लिखेगा ना, तो सारे लोग गलती कर रहे हैं। अरे तो गलती है ना, बताने वाला कौन है? कोई नहीं है ना। वैसे ये गलत है ना, ध्यान रखें, सही कौन सा है? ये डॉट डॉट करके, है ना। पर हमारे है ना, अरे हैबिचुअल कैसे हो रहे हैं, इसको बनाने में समय कम लगता है ना, तो हैबिचुअल ऐसे हो रहे हैं कि अपन ऐसा है ना गोला बना देते हैं ना। तो आप गोला बनाने कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप ध्यान रखें सही कौन सा है, डॉट डॉट करके। अब कई लोग ऐसे बना देते हैं, देखो ऐसे, ये अरे ये ऐसी बेंजीन रिंग नहीं है ना, ऐसे बना दे, ये दिस इज नॉट बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग नहीं है। कारण क्या है? अरे इसलिए नहीं है, ये क्यों? देखो 1 और 2 के बीच कैसा आ रहा है? अरे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो अभी मैं लिख दूंगा ना साइड में, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उसकी बंध लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड वाले की 1.34 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल बॉन्ड वाले की कितनी होती है? अरे 1.20 एंगस्ट्रॉम, है ना। याद रखनी है आपको, है ना, हमेशा के लिए। देखिए मैं यही मेंशन कर देता हूं ना, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ जो बंध लंबाई है ना,
अरे ये वाली बंध लंबाई है, ये कितनी है बच्चों 1.34, और इसको बोलते हैं हम एंगस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम? अरे एंगस्ट्रॉन बोलते हैं ना। थोड़ा सा पेन में गड़बड़ हो रही है ना, देखिए रेड और ये ना ब्लैक पेन है ना, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ना। देखिए 1.34 एंगस्ट्रॉन। यहां देखिए 2 और 3 के बीच, अरे ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन। ऐसे देखो यहां सिंगल की कितनी है 1.54 एंगस्ट्रॉन, और ये डबल है तो इसकी कितनी हो जाएगी 1.34 एंगस्ट्रॉन। कितनी हो जाएगी बच्चों 1.34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है ना। तो देखो यहाँ 1 और 2 के बीच 1.34, 1 और 2 के बीच 1.54, तो उधर क्या आ रहा है? अरे इधर तो डबल था, प्योर डबल, इधर प्योर सिंगल, उधर कैसा है? ना तो सिंगल ना डबल, कैसा है? आंशिक डबल। इसका मतलब ये वाली बंध लंबाई कितनी होती है यहाँ? अरे ये होती है 1.39 एंगस्ट्रॉन की। किसमें? बेंजीन की अनुनाद संकर संरचना में। ऐसे देखो यहाँ 1.54, यहाँ 1.34, तो यहाँ भी क्या होगा 1.39 एंगस्ट्रॉन। तो याद रखें है ना कि बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बंध लंबाई है, अरे ये सारी की सारी कितने की हैं? अरे 1.39 एंगस्ट्रॉन, 1.39 एंगस्ट्रॉन, 1.39 एंगस्ट्रॉन। याद रखें ना। तो बेंजीन में ये सारी बंध लंबाई एक जैसी है, लेकिन आपने तो क्या किया? अरे इसको छोटी बना दी, इसको बड़ी बना दिया ना, इसलिए गलत है ना। एक जैसी बनेगी ना। आपको दिखने में थोड़ा सा लग रहा है 19-20 भले चल सकती है ना, पर ऐसे नहीं है ना। अरे 19-20 नहीं कि 19-90 का ना, ये तो ऐसे हो गया, ये बड़ी बहुत छोटी, ये बहुत बड़ी। और ये गोला भी अरे है ना थोड़ा सा ऐसा लगा है ना, ताकि लगे बेंजीन रिंग। ऐसे नहीं कि ये बेंजीन रिंग है ना और गोला लगा दिया ऐसे छोटा सा ना, ये गलत है ना। ठीक है। अरे वैसे तो ये है ना इसके पास आ रहे हैं ऐसे डबल बॉन्ड करेक्टर है ना, इसलिए तो गोला थोड़ा ठीक ठाक साइज का बनाया है ना, जैसी बेंजीन रिंग बना रहे हैं उसके हिसाब से ना, और ऐसी बेंजीन रिंग नहीं बनाएंगे आप ना। ठीक है। देखिए तो कोई हमसे पूछे ना कि बेंजीन की जो अनुनाद संकर संरचना है ना, अरे ये क्या है? अनुनाद संकर संरचना। देखिए मैं इधर लिखता हूं ना, ये दोनों संरचनाएं हैं बेंजीन की, इनको तो हम क्या बोलते हैं? अनुनादी, या इन्हीं का नाम है कैनोनिकल, कैनोनिकल, या इन्हीं को ही बोलते हैं सहभागी, है ना। इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों? सहभागी संरचनाएं, संरचनाएं। और ये जो है ना इसको बोलते हैं है ना, अरे इसको हम बोलते हैं अनुनाद संकर संरचना। और इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो देखिए ऐसा लिखेंगे इसको ना, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ना, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब ध्यान रखें इसको ना, अरे इसको मैं शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूं ना, इसको मैं शॉर्ट में बच्चों, अरे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं RHS। देखो रिजोनेंस से R ले लिया, हाइब्रिड से H और स्ट्रक्चर से S, तो शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं इसको? RHS। क्या बोल सकते हैं बच्चों? RHS। ठीक है ना। RHS में है ना, अरे यहाँ कार्बन कार्बन बंध लंबाई का मान कितना है? लगभग 1.39 एंगस्ट्रॉन। ये भी याद रखना ना, कोई हमसे पूछ ले कि बेंजीन में कार्बन कार्बन बंध लंबाई का मान कितना है, तो 1.39 एंगस्ट्रॉन। 1.39 एंगस्ट्रॉन जो किसके बीच है? अरे 1.34 और 1.54 के बीच आता भी है ना 1.39। इसका मतलब ये संरचना क्या है? अरे इन दोनों के बीच की संरचना है, यानी मिलीजुली संरचना है ना, इन दोनों की मिलीजुली है ना, इन दोनों का मिला जुला रूप है ना। तो अनुनादी संरचनाओं का मिला जुला रूप क्या कहलाता है? अनुनाद संकर संरचना। और इस अनुनाद संकर संरचना की जो स्टेबिलिटी वो ज्यादा होती है किससे? अरे इन अनुनादी संरचनाओं से, है ना। ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं ना कि जब किसी, हाँ एक चीज मुझे नोट आउट करनी थी है ना, जो मैंने कहा था आपको अभी है ना, कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाली बंध लंबाई कितने की होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए तो ये बंध लंबाई होती है आपकी 1.34 एंगस्ट्रॉन, और कार्बन कार्बन के बीच आपके ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये वाली बंध लंबाई होती है आपके 1.20 एंगस्ट्रॉन। ये आपको याद रखनी है ना। ऐसी चीज है ना, अरे मैं जो नोट कर रहा हूं ना वो आपको याद रखने है ना। ये तो पता ना आपको, अरे इसको एंगस्ट्रॉन बोलते हैं ना, इसको एंगस्ट्रॉन, ये लीजिए एंगस्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन, इसको ये बोलते हैं ना एंगस्ट्रॉन। उसके ऊपर नॉट लगा रखा है ना, एंगस्ट्रॉन। देखिए जब किसी अणु अथवा आयन को एक से अधिक इलेक्ट्रॉनीय संरचनाओं द्वारा निरूपित किया जाए, लेकिन उनमें से एक भी संरचना कॉमा उस अणु अथवा आयन के सारे गुणों की व्याख्या नहीं करे। अनुनादी या इन्हीं को बोलते हैं कैनोनिकल। इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों? कैनोनिकल, या इन्हीं को ही बोलते हैं सहभागी, है ना, सहभागी संरचनाएं कहलाती है ना, सहभागी संरचनाएं कहलाती हैं तथा यह प्रक्रिया अनुनाद कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? अनुनाद कहलाती है। ये लीजिए, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी आपको ना, कि जब किसी अणु या आयन को एक से ज्यादा ना अरे इलेक्ट्रॉन संरचनाओं के द्वारा निरूपित करें ना, लेकिन उनमें से एक भी संरचना उस अणु या आयन के सारे गुणों की व्याख्या नहीं करे, तो ऐसी संरचनाओं को बोलते हैं ना अनुनादी या कैनोनिकल, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, है ना, सहभागी संरचना, है ना। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? अनुनाद। और अनुनादी संरचनाओं का मिला जुला रूप क्या कहलाएगा? अनुनाद संकर संरचना, जिसको शॉर्ट में अपन RHS बोल सकते हैं ना। बेंजीन में सारे कार्बन कार्बन बंध लंबाई, यानी कार्बन कार्बन के बीच की बंध लंबाई सारी कितने की होती है? 1.39 एंगस्ट्रॉन की, है ना। ठीक है, वो मैंने सारी चीजें लिखी दी है, आपके काम आएंगी, है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। कर लिया आपने नोट डाउन? देखिए आगे। हाँ जी, ठीक है ना। अपन अपने सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं ना, सिलेबस टू सिलेबस, है ना। ठीक है, देखिए मैं एक बार इसको इरेज करता हूं ना। हाँ जी, देखिए अब एक पॉइंट में लिखता हूं ना, हाँ जी, देखिए अनुनाद, है ना। अनुनाद के अंदर देखिए ना, अनुनाद के अंदर होता क्या है? पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर का क्या होता है? विस्थानीकरण होता है ना। मैं लिखता हूं, देखिए फिर समझाता हूं आपको ना, कि अनुनाद में पाई बंध, ये पाई बंध क्या है ना,
अनुनाद में, है ना, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं ना, और सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉनों या लॉन पेयर का विस्थानीकरण होता है ना, विस्थानीकरण होता है। अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉनों का या फिर लॉन पेयर का क्या होता है, विस्थानीकरण। विस्थानीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिलोकेलाइजेशन, डिलोकेलाइजेशन है ना, विस्थानीकरण। अब विस्थानीकरण होता क्या है ना, अरे विस्थानीकरण का मतलब अभी मैंने कहा था ना वो कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, पाई बॉन्ड अपन को जैसे 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच ऐसा दिख रहा है ना, ऐसे वो स्थायी नहीं, पूरी रिंग के अंदर क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं ना, उसी को डिलोकेलाइजेशन बोलते हैं ना। यानी अनुनाद के अंदर एक तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन और लॉन पेयर का क्या होता है, डिलोकेलाइजेशन होता है ना। तो इसका मतलब अनुनाद के लिए शर्त कह दो या विस्थानीकरण के लिए शर्त कह दो ना, एक ही बात है ना। अनुनाद के लिए शर्त कह दो या विस्थानीकरण के लिए शर्त। तो क्या कह सकते हैं अपन, अगली हेडिंग अपनी विस्थानीकरण की शर्तें, कि क्या कंडीशंस हो सकती है ना, कि किन किन, है ना, अरे कंडीशंस में अनुनाद हो सकता है ना। तो पहले तो हमको पता हो रहा है, अनुनाद तो बाद में करवाएंगे, लेकिन पहले पता तो हो कि भाई यहां अनुनाद हो सकता है या नहीं हो सकता ना, उसको बोल रहे हैं अपन विस्थानीकरण की शर्त। देखिए पहली शर्त क्या है ना, पाई पाई संयुग्मन। अनुनाद की पहली शर्त क्या है बच्चों, अनुनाद की शर्त बोल दो या विस्थानीकरण की शर्त बोल दो। पहली शर्त क्या है, पाई पाई संयुग्मन। इसका मतलब क्या कहेंगे अपन कि 2 पाई बंध है ना, कितने, 2 पाई बंध एकांतर स्थिति पर होनी चाहिए भैया ना। अरे कौन सी स्थिति पर, एकांतर स्थिति पर होने चाहिए ना, एकांतर स्थिति पर होने चाहिए। 2 पाई बंध एकांतर स्थिति पर है ना। अरे एकांतर का मतलब एक का अंतर है ना। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल है ना, हाँ जी, देखिए मैंने ऐसा लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड CH2। देखिए अब, अरे पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड आ रहा है ना, इसका मतलब 2 पाई के बीच में एक सिग्मा का अंतर आ गया ना। अरे सिंगल बॉन्ड सिग्मा कहलाता भैया ना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। ये सारी बातें अपन पीछे से करके आ रहे हैं ना, बिल्कुल सब कुछ है ना। जो चीजें आपकी काम आ सकती हैं वो सारी चीजें मैं है ना साइड में नोट डाउन कर देता हूँ ना, आपको बिल्कुल स्पेशली मेंशन कर रखी है ना। देखिए इसका दूसरा एग्जांपल देखें अपन, ऐसा हो CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए वही पाई सिंगल पाई, अरे ट्रिपल के अंदर एक सिग्मा 2 पाई, तो देख लीजिए वही 2 पाई के बीच में एक सिग्मा का क्या आ रहा है, अरे अंतर आ रहा है ना। एक अंतर का मतलब एक का अंतर। ऐसे देखिए आप, मैंने ऐसा लिख दिया ना, अरे ये बेंजीन रिंग लिख दी मैंने ना, ऐसी है ना। देखिए अब, हाँ ये पाई फिर सिंगल फिर पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, अरे 2 पाई के बीच में देखो एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिग्मा का अंतर आ रहा है ना। तो ये सारी कंडीशंस कौन सी होगी, पाई पाई संयुग्मन। संयुग्मन का मतलब एकांतर स्थिति पे है ना। अगली कंडीशंस देखिए आप, दूसरी कंडीशन है आपकी पाई लॉन पेयर है ना, LP। अब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं है ना, पाई लॉन पेयर संयुग्मन, पाई लॉन पेयर संयुग्मन। देखिए इसका मतलब क्या है कि पाई बंध व लॉन पेयर है ना, अरे पाई बंध व लॉन पेयर एकांतर स्थिति पर होनी चाहिए ना। पहले 2 पाई बंध के बीच में है ना, अरे एक का अंतर था, एक पाई बंध और एक लॉन पेयर के बीच एक का अंतर है ना, तो एकांतर स्थिति पर होने चाहिए ना, एकांतर स्थिति पर होने चाहिए। ये लीजिए, देखिए जैसे मैं ऐसा लिख दूंगा ना,
देखिए आप, ये आपके सिलेबस में है ना सब कुछ, ये लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया ना, याद रखें इसका नाम है एनिलीन। अरे इसका नाम क्या है बच्चों, एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन। याद कैसे रखेंगे, बेंजीन रिंग से एक एच हटाओ, एक NH2 ग्रुप लगा दो ना, नाम क्या हो जाएगा उसका, एनिलीन। देखिए एनिलीन में नाइट्रोजन के पास क्या है, अरे लोन पेयर है ना, तो देखिए पाई बॉन्ड, फिर सिंगल आ गया, फिर लोन पेयर, तो एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर के बीच क्या है, अरे एक का अंतर है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हाँ जी दूसरा एग्जाम्पल है आपकी, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, देखिए आप CH2 डबल बॉन्ड CH और ये मैंने लिख दिया Cl, है ना। तो Cl के पास क्या होता है, अरे लोन पेयर होता है ना, हेलोजन के पास 3 लोन पेयर अभी लिखा है मैंने, देखिए पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो ये भी क्या है, अरे ये भी क्या है भाई, देखिए अब इसमें भी क्या लग रहा है, अनुनाद लग रहा है ना। और एग्जाम्पल देख लीजिए अब, ये लीजिए मैं ऐसा लिख दूंगा ना, ये लीजिए, ये लीजिए, देखिए ये वाला पाई बॉन्ड, फिर ये सिंगल आपके, और फिर क्या रहा है, लोन पेयर, तो पाई सिंगल लोन पेयर है ना, पाई सिंगल लोन पेयर, तो ये वाली कंडीशन चल रही है आपकी, है ना। तीसरी कंडीशन देखो आप अनुनाद की, पाई ऋणात्मक आवेश संयुग्मन, हाँ नेगेटिव चार्ज वाला, पाई ऋणात्मक आवेश संयुग्मन, कौन सा बच्चों, अरे पाई ऋणात्मक आवेश संयुग्मन, यानी पाई बॉन्ड, और अब की बार नेगेटिव चार्ज कैसा होना चाहिए, अरे एकांतर स्थिति पर होना चाहिए ना, कौन सी स्थिति पर, एकांतर, तो क्या लिख सकते हैं, पाई बंध व ऋणात्मक आवेश, कौन सा आवेश बच्चों, ऋणात्मक आवेश, है ना, एकांतर होने चाहिए ना, एकांतर स्थिति बोल दो, एकांतर शॉर्ट में बना। अब मैंने 2 कंडीशंस लिख दिया ना, हाँ जी। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए इसमें होगा आपके, है ना, ऐसा लिख दूं मैं, देखिए कैसा, हाँ जी देखिए ऐसा लिख दूं मैं, CH2 और इस पे नेगेटिव चार्ज, देखिए पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, एकांतर है। और देख लीजिए आप, ऐसा लिख दूं मैं, है ना, अरे ऐसा लिख दूं मैं, है ना, ऐसा बना दूंगा ना, अरे ऐसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना, इसको बोलते हैं आबंध रेखा संरचना सूत्र। देखो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज, देखो नेगेटिव सिंगल पाई, तो यहाँ भी क्या है, एकांतर स्थिति पे है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुनाद। तो मैंने अब तक 3 कंडीशन बता दी आपको विस्थानीकरण की, एक तो 2 पाई बॉन्ड एकांतर स्थिति पे आ जाए, बस आपको अरे एग्जांपल याद नहीं रखने हैं आपको ना, आपको तो कंडीशंस याद रखनी है, पाई पाई संयुग्मन यानी 2 पाई बॉन्ड एकांतर स्थिति पर होना, पाई लोन पेयर संयुग्मन का मतलब एक पाई बॉन्ड एक लोन पेयर कैसा हो, एकांतर स्थिति पर हो ना। पाई ऋणात्मक आवेश संयुग्मन का मतलब एक पाई बॉन्ड और एक ऋणात्मक आवेश कैसा हो, नेगेटिव चार्ज एकांतर स्थिति पर हो, है ना। इसके मैंने एग्जांपल लिख दिया, आपको एग्जांपल रटने नहीं है ना, आपको एग्जांपल रटने नहीं है, आपको तो कंडीशंस याद रखनी है ना, आपको कंडीशंस याद रखनी है बच्चों। नोट डाउन कीजिए एक बार, है ना, एक बार आप नोट डाउन कीजिए ना, कर लिया आपने नोट डाउन। एक चौथी कंडीशन और देखिए ना, चौथी में कुछ नहीं है, पाई ऋणात्मक आवेश की जगह क्या आ जाएगा, धनात्मक आवेश, है ना। वैसे 6 कंडीशंस होती हैं, पर 2 अपने ना सिलेबस में नहीं है 12वीं क्लास के हिसाब से ना, तो अपन तो 12वीं क्लास के हिसाब से चल रहे हैं ना। हाँ एक बात और बच्चों ना, अरे आज 11th क्लास का ना मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना 11th क्लास के लिए ना, और उसमें थोड़ा सा ना और भी ज्यादा लेंगे ना, वैसे बेसिक ही है ना। आगे एक बैच फिर से मैंने कहा था ना, एक नीट जेई मेंस लेवल तक के लिए ना, और एक हिंदी मीडियम का, एक इंग्लिश मीडियम का। लेकिन अभी अपन है ना, अगर बेसिक से थोड़ा ज्यादा वाला ले रहे हैं ना, यानी एक तरीके से आप फाउंडेशन बोल सकते हैं ना, 11th-12th फाउंडेशन है ना, तो आपको भी एक तरीके से फाउंडेशन जैसा ही पढ़ाया जा रहा है ना। हाँ एक तरीके से फाउंडेशन जैसा ही पढ़ाया जा रहा है आपको भी, है ना, बिल्कुल ठीक है ना। पर थोड़ा सा अपना ना एक क्राइटेरिया है ना कि 12वीं क्लास के हिसाब से भी है ना अपन सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं ना। थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकली भी लिख रहा हूँ ना, बाकी अब 11वीं क्लास का बैच चलेगा ना, उसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखेंगे अपन, है ना, जैसे नीट जेई वगैरह में लिखते हैं थ्योरी वगैरह ऐसे लिखेंगे ना, पर उसमें थोड़ा सा एक है ना लिमिट रखेंगे ना, बहुत ज़्यादा लिमिट नहीं। फिर नीट जेई वाला उसमें तो ना जेई मेंस लेवल तक का, उसमें तो कोई लिमिट नहीं है ना, वो तो है ना। अरे आपके CUET वगैरह किसी का ना, ICAR वगैरह किसी का, IIT जेम, नीट जेई किसी का है ना, अरे आप तैयारी करो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना।
वो तो सब कुछ है ना, उसमें अनलिमिटेड चलेगा ना, ठीक है ना। हाँ, अभी 12th क्लास का चल रहा है ना लिमिट में, 11th का भी इससे थोड़ी ज्यादा लिमिट लेंगे ना, जैसे आपकी अगर 20-30% ज्यादा ले रहे हैं ना, उसमें 40-50% ज्यादा ले लेंगे ना, एक उसमें अनलिमिटेड चलेगा ना, ठीक है। उसको जल्दी स्टार्ट करेंगे ना, अभी आज से तो मैं ना 11th क्लास का स्टार्ट कर रहा हूं ना, ठीक है भाई। देखिए चौथी कंडीशन देखिए आप ना, चौथी कंडीशन से आपके पाई धनात्मक आवेश संयुग्मन, पाई धनात्मक आवेश संयुग्मन, कौन सी बच्चों, पाई धनात्मक आवेश संयुग्मन। इसका मतलब क्या है कि पाई बंध और धनात्मक आवेश कैसे होने चाहिए, एक अंतर है ना, ये लीजिए मैं लिख देता हूं एक बार ना, पाई बंध व धनात्मक आवेश एकांतर होने चाहिए ना, कैसे होने चाहिए बच्चों, एकांतर होने चाहिए, ये लीजिए कैसे, देखिए अब मैंने ऐसा लिख दिया एग्जांपल है ना, CH2CH और ये CH2 और इस पे कैसा चार्ज है, अरे प्लस चार्ज है ना। देखिए अब ये पाई बॉन्ड, ये सिंगल और फिर पॉजिटिव, एक का अंतर आ रहा है। ऐसे आप देखिए, ये लीजिए मैं ऐसे लिख दूंगा ना, हाँ जी, थोड़ा सा एक बार इसको रेज करता हूं ना, हाँ जी देखिए, हाँ जी, और इस पे मैंने कौन सा चार्ज लगा दिया, आपके पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये पाई बॉन्ड, अरे डबल को हुआ ना, एक सिंगल, डबल में एक सिग्मा और एक पाई है ना, तो पाई सिंगल और ये पॉजिटिव, इधर से भी देख लो पाई सिंगल और ये पॉजिटिव, तो ये क्या होगी, पाई धनात्मक आवेश संयुग्मन। तो ये मैंने विस्थानीकरण की शर्तें बता दिया ना, या कह दो अनुनाद की शर्तें ना, विस्थानीकरण की शर्तें कह दो या अनुनाद की शर्तें। क्यों, अरे अनुनाद के अंदर लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता है ना, विस्थानीकरण होता है ना। अब क्या करेंगे अपन, अनुनादी संरचना बनाने के नियम। तो अगली हेडिंग है अपनी अनुनादी संरचना बनाने के नियम, संरचना बनाने के नियम। तो पहले तो हमको ना, अरे ये याद हो कि भाई कब कब तो अनुनाद होगा, कब कब नहीं होगा ना। तो मैंने 4 कंडीशंस बता दी, 4 कंडीशंस में अनुनाद हो जाएगा ना, इनके अलावा कोई कंडीशंस आएगी तो अनुनाद नहीं होगा ना। देखिए इसमें फर्स्ट है, पहली जो कंडीशन पढ़ी थी अपन ने, वही पाई पाई संयुग्मन वाली है ना, पाई पाई संयुग्मन वाली है ना। तो 2 पाई बॉन्ड एकांतर स्थिति पर हो। अब क्या करेंगे, एक पाई बंध को दूसरे पाई बंध की तरफ विस्थापित करते हैं ना, एक पाई बंध को दूसरे पाई बंध की तरफ विस्थापित करते हैं ना, एक पाई बंध को दूसरे पाई बंध की तरफ क्या करते हैं बच्चों, विस्थापित करते हैं। देखिए अब कैसे करेंगे, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कंडीशन ही ली थी मैंने अभी है ना, एक। देखिए कैसे करवाएंगे, अनुनादी संरचनाओं को मैंने कहा था ना, अरे डबल तीर का निशान, दोहरा तीर का निशान लगाकर प्रदर्शित करेंगे ना। आप ध्यान रखें, अरे एक सिग्मा बॉन्ड हो या एक पाई बॉन्ड हो ना, अरे सिग्मा और पाई सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध समान इलेक्ट्रॉनों की साझे से बनता भी है ना। तो एक सिग्मा बॉन्ड हो या एक पाई बॉन्ड हो, वो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनेगा ना। किससे, अरे 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनेगा ना, एक सिग्मा बॉन्ड हो या एक पाई बॉन्ड हो, 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनेगा ना। अब मान लो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बन रहा है, अब बॉन्ड टूट जाए, अब बॉन्ड टूट जाए, मान लो ना उसका समान से विखंडन हो जाए, पीछे पड़ा था अपन ने, तो एक इलेक्ट्रॉन खुद का खुद के पास, दूसरे का दूसरे के पास, उससे मुक्त मूलक बनते हैं ना। और मान लो ना, अरे उस इलेक्ट्रॉन को एक ले जाए तो लेके जाएगा, तो खुद का तो ले गया, दूसरे का ले एक और ले जाएगा, तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हो, खुद का इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव, और अगर दूसरे का ले लिया तो नेगेटिव, और खुद का खुद ने दूसरे का दूसरे ने ले लिया तो क्या बन जाएगा, मुक्त मूलक, ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है ना अनुनादी संरचनाओं में। अब देखिए या तो देखो पाई सिंगल पाई या पाई सिंगल पाई, अरे एक जैसा चल रहा सब कुछ है ना, इधर भी सब कुछ एक जैसा ना, एक जैसी कंडीशन है, तो आप एक पाई बॉन्ड को दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ विस्थापित कर सकते हैं ना। विस्थापित का मतलब अरे उसके इलेक्ट्रॉनों को भेज सकते हैं दूसरे की तरफ है ना।
देखो इधर भी अरे sp2 संकरित कार्बन, sp2 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 सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 सबकी विद्युत ऋणता एक जैसी है ना। तो मैंने क्या किया, अरे इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां भेज दिया ना, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कार्बन पर, क्यों आगे तो कुछ है ही नहीं ना। तो क्या हुआ देखो, अरे इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया कहां, पहले इसका देखो इस वाले का चला गया, कौन ये ले गया, तो ये लेके गया तो इसमें माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस। पर अब की बार क्या हो रहा है, देखो इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो देखो इस वाले का इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा। अरे मैंने ये कहा एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, अब क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये ले गया, तो इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस, हो गया। अब क्या होगा देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये किधर आ गया, अरे ये वाला बॉन्ड यहां से उठ के यहां जाएगा ना, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन तो अरे इसने पहले इधर साजे में लगाया, अब की बार इधर लगा देगा, इसको क्या फर्क पड़ रहा है। अरे जिसके पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन चला गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, अरे मैं ऐसे कह दूं, इस जेब से पैसे निकाले है ना, मान लो 2 रुपए इस जेब से रख दे, दूसरी जेब से, है ना, तो क्या उसके पास तो कुछ नहीं होगा ना। अरे उसमें ना तो वृद्धि ना कमी, क्यों, 2 निकाले 2 रख दी, तो वही काम हो रहा है। अरे इस बीच वाले से तो क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन पहले इधर था, अब की बार इधर लगा देगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, इसके पास, तो क्या हुआ, इसकी कमी पूरी, कमी किस पे आ जाएगी, इस पे। तो अनुनादी संरचनाओं में फर्स्ट और लास्ट में कमी आएगी भैया ना, इसके पास चले गए तो माइनस, इसकी तरफ से चलेगी तो प्लस, यानी इसके पास आ गया, इसके पास से चला गया, तो देखिए कैसे बनेगी, देखो एक बार मैं है ना समझाता हूं आपको। देखो ये CH2, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यानी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो क्या होगा, अरे डबल का सिंगल रह गया, और देखिए CH, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां है, यहां है, तो सिंगल का क्या बन गया, अरे डबल, और आगे देखो ये डबल के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो ये कैसा हो गया, सिंगल। तो एक चीज क्या सीखी आपने कि अनुनाद में क्या होता है, अरे सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आते हैं, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आते हैं, यानी जहां डबल होगा वहां सिंगल हो जाएगा, जहां सिंगल होगा वहां डबल हो जाएगा, आपको ये याद रखना है ना। देखिए तो क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे क्या आएगा, अरे प्लस चार्ज, और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इन दोनों के पास, अरे बीच वाले इनके पास तो कोई है ना तो वृद्धि ना कमी, क्यों, इसने तो पहले इधर लगा रखा था, अब की बार इधर लगा दिया, और इसके पास एक ही कमी हुई तो वो इसका ले गया, तो ऑल ओवर क्या हुआ, दोनों बीच वाले न्यूट्रल पड़े हैं ना, बस कमी कहां हुई है, फर्स्ट और लास्ट में। ये लीजिए, तो मैंने एक अनुनादी संरचना बना दिया ना। दूसरी देखिए, अब दूसरा एग्जांपल, ऐसा ही एग्जांपल हुआ ना, ये लीजिए ऐसा एग्जांपल है ना। अब की बार देखिए, अब की बार दिक्कत आ गई कैसे, अरे ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, अरे इस पे संकरण sp है ना, और ये वाला कार्बन है ना, इस पे संकरण कौन सा अभी, sp2, अरे यहां तो क्या था, इस पे भी sp2 और इस पे भी क्या था बच्चों, sp2, अरे दोनों पे ही sp2 था, और आपको पता दोनों पे sp2 है तो दोनों की विद्युत ऋणता समान है, तो आप चाहें तो ये इलेक्ट्रॉन इधर इधर भेजें, या आप चाहें तो इसको ऐसे भेज सकते थे ना, एक ही बात है, ऐसे भेजते तो क्या होता है, इस पे माइनस उस पे प्लस, लेकिन अब की बार है ना, अरे मैं ऐसे भेज सकता हूं और मैं ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं भेजूंगा, उसका कारण क्या है, अरे इधर sp संकरित कार्बन है, इधर sp2 संकरित कार्बन है, और अभी तो पढ़ा है हमने sp संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, पहले भी लिखा है मैंने, है ना, sp संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है किससे, अरे sp2 वाले से, sp संकरित की 3.25, sp2 वाले की अरे 2.75 थी। तो अब की बार इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे आपके, अरे अब की बार आपके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, है ना, ऐसे नहीं आएंगे ना, कोई सोच रहा है ऐसे आ जाए, ऐसे नहीं आएंगे ना, ये लोग मैं बना भी देता हूं, ऐसे सोच रहा है कोई तो ऐसे नहीं आएंगे, जबकि यहां, अरे यहां पे आ सकते थे ऐसे, है ना, यहां आ सकते थे ये लोग, ठीक है ना। तो क्या बनेगी अनुनादी संरचना, देखिए आप, ये CH2, देखो डबल बॉन्ड है तो डबल में सिंगल का कैरेक्टर आएगा, सिंगल में किसका आएगा, डबल का, ये लो डबल, और ये ट्रिपल है तो ट्रिपल में तो क्या होगा, अरे एक बॉन्ड चला गया तो डबल बच गया ना, और ये देखिए CH, और इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस, और इसकी तरफ से चलेगी तो इस पे प्लस, ये इसकी क्या बन जाएगी, अनुनादी संरचना। तो अब तक मैंने आपको ना, अरे एक कंडीशंस बता दिया आपको ना, पाई पाई संयोगन वाली, उसमें क्या करते हैं अपन, अनुनादी संरचना कैसे बनाते हैं ना, ये सारी बातें अपन ने कर ली है ना। अब आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं बच्चों ना, कल इसकी 2-3 कंडीशंस हो रहे हैं ना, उनके आधार पे अनुनादी संरचना बनाएंगे और आगे अनुनाद को प्रोसीड करेंगे ना। 2 दिन तो मान लो कम से कम लगेंगे, 2 लेक्चर है ना अनुनाद के अंदर, है ना, ठीक है, ओके, गुड नाइट। और आप है ना वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, आगे पहुंचाए ना बच्चों को, ना अरे शेयर ज्यादा करें, शेयर नहीं कर रहे आप ना, और तो सारा काम बढ़िया कर रहे हैं पर शेयर कम से कम कर रहे हैं, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ना, दबा के करें ना शेयर, इससे और बच्चों तक पहुंचेगा ना, ठीक है, ओके, गुड नाइट।